तो रिडॉक्स रिएक्शन का एक एग्जांपल और ले रहे हैं बेटा, क्वेश्चन भी आप इसे कह सकते हैं। ये हमारे पास है कॉपर और इसको आपने ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट कराया, साथ में आपने इसमें हीट प्रोवाइड कर दी और इसने आपको दिया CuO। पहले इक्वेशन बैलेंस कर लीजिए, ठीक है। ये आपका रेड ब्राउन कलर का कॉपर था और यहां पर ये आपका कॉपर ऑक्साइड बन गया। हाँ जी, कॉपर जो था ये आपका कॉपर ऑक्साइड बन चुका है, कॉपर ऑक्साइड। हाँ जी, ठीक है, बिल्कुल ठीक है। देखिए आपके आंसर आने शुरू हो गए। अगर आप कॉपर को देखेंगे तो कॉपर में ऑक्सीजन ऐड हो रही है, ठीक है। तो जब आप बात करेंगे किसकी, कॉपर की, तो कॉपर के लिए आप कहेंगे कॉपर का ऑक्सीडेशन हो रहा है। बिल्कुल सही बात है बेटा, कॉपर का ऑक्सीडेशन हो रहा है, ठीक है। किसमें ऑक्सीडेशन हो रहा है, ऑक्सीडाइज होके ये बन रहा है CuO। और O2 का रिडक्शन हो रहा है बेटा, O2 का रिडक्शन हो रहा है। फाइन, यस, बिल्कुल सही बात। तो जिसका रिडक्शन होता है वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट बन जाता है। इसमें बड़ा आसान हो गया, इसमें बड़ा आसान हो गया। जिसने ऑक्सीजन प्रोवाइड की वो क्या हो गया आपका, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, ठीक है। तो यहां पे मैं लिख दे रहा हूं OA और कॉपर आपका हो गया रिड्यूसिंग एजेंट, ठीक है। लास्ट टाइम किसी को थोड़ा सा कंफ्यूजन था इसमें, आप क्लियर हो रहा है? अच्छा, एक मैंने आपको वो पॉजिटिव चार्ज वाली कहानी लिखाई थी और एक मेटल वाली कहानी लिखाई थी, देख रहे? तो यहां पे अगर आप देखेंगे तो हाँ, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, जब आप CuO की बात कर रहे हैं बेटा, CuO की बात कर रहे हैं, ठीक है। तो कॉपर में क्या हो रहा है, कॉपर में क्या हो रहा है, ऑक्सीजन का एडिशन। ऑक्सीजन के तरह तो ये कह सकते हैं, नॉन मेटल भी तो कह सकते हैं, नॉन मेटल भी तो कह सकते हैं ना। अच्छा, O2 गया CuO में, तो यहां पे आप कह सकते हैं क्या ऐड हुआ, मेटल ऐड हुआ। हर समय ये आपके लिए इतना इजी नहीं रहेगा, बट फिर भी ये एक मेथड है कि मेटल का एडिशन या नॉन मेटल का एडिशन, इससे भी आप देखते हैं। फाइन, रिमूवल से भी देख सकते हैं। दूसरी चीज मैंने आपको बताई थी, चार्ज। देखिएगा बेटा, यहां पे आपका जो चार्ज है वो कोई चार्ज नहीं है, Cu पे चार्ज है 0। लेकिन जब आप इसकी बात करें तो आप क्या कहेंगे, ये Cu प्लस प्लस हो गया। तो क्या हो गया, इंक्रीज इन पॉजिटिव चार्ज, इंक्रीज इन, ये सब 11th में आता है बेटा, जब आप वहां पर रिडॉक्स रिएक्शन पढ़ेंगे तब जाके आता है। बट आपकी नॉलेज के लिए मैं बता दे रहा हूं कि इस तरह से भी आप इसे चेक कर सकते हैं। हाँ, इसके लिए और बहुत सारी इंफॉर्मेशन आपको पता होनी चाहिए, थोड़ी डेप्थ में एनालिसिस चाहिए। तो इसलिए पहले जो है वो जो एटॉमिक स्ट्रक्चर, और आगे जाके जब हम पढ़ते हैं ना थोड़ा सा बेसिक वाला नहीं, जब हम शेल के अंदर चले जाएंगे, हाँ, ऑर्बिटल थ्योरी आएगी, उसमें जब बात करेंगे तब जाके ये कहानी क्लियर होगी, ठीक है। तो इंक्रीज इन पॉजिटिव चार्ज, इससे भी आप ये पता लगा सकते हैं कि किसका ऑक्सीडेशन है, किसका रिडक्शन। बट क्लास 10 तक आप बिल्कुल यूज कीजिए ऑक्सीजन और हाइड्रोजन को रेफरेंस बना के, वो सारे क्वेश्चंस आपके सॉल्व हो जाएंगे, ठीक है। ओके, एक और देखिएगा, एक और आपको दे रहा हूं एग्जाम्पल और देखिए। ये एग्जाम्पल बिल्कुल इसी तरह का है। आपने लिया 2Mg plus O2, that gives you MgO।
2Mg plus O2 gives you MgO। अब यहां सीधे सीधे आपको ऑक्सीजन दिख रही है, तो Mg आपका क्या हो रहा है, ऑक्सीडाइज हो रहा है। Mg ऑक्सीडाइजेस टू MgO। यस, किसी का क्वेश्चन आ रहा है बेटा, वो यहां से भी सॉल्व हो जाएगा, चिंता मत कर। हाँ, O2 रिड्यूसेस टू MgO। ये बात समझ में आई? ठीक है, अब आप क्या कहोगे, ऑक्सीडाइज जो होता है, जो ऑक्सीडाइज होता है, जिसका ऑक्सीडेशन होता है, वो क्या होता है, वो रिड्यूसिंग एजेंट होता है। तो ये आपका हो गया रिड्यूसिंग एजेंट, समझ में आया? और O2 जो हो गया, ये आपका हो गया ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। बात समझ में आई? किसी का क्वेश्चन आ रहा था कि सर ये कैसे आ गया? ठीक है बेटा, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट और रिड्यूसिंग एजेंट आपके इस तरह से आ सकते हैं। ओके, नेक्स्ट अगर आप रिएक्शन देखें तो सल्फर डाइऑक्साइड और हाइड्रोजन सल्फाइड की रिएक्शन हुई, आपका बना H2O और सल्फर बन गया। ठीक है, अच्छा जी, अब आपको बताना है कि भाई किसका ऑक्सीडेशन हुआ और किसका रिडक्शन हुआ, अलग अलग देखिएगा। हाँ, यहां पर बेटा अगर आप देखेंगे तो ये SO2 से बन रहा है सल्फर। बात समझ में आई? ओके, तो इसमें से ऑक्सीजन रिमूव हो गई, तो SO2 का हुआ आपका रिडक्शन। ओके, SO2 रिड्यूस टू सल्फर। ठीक है, अच्छा, अब जरूरी नहीं कि आप एक एलिमेंट यहां से भी आप सल्फर बना सकते हैं। क्लियर है? तो यहां से क्या आएगा आपका H2S ऑक्सीडाइज टू सल्फर। ये बात समझ में आई? बिल्कुल सही बात। तो जल्दी से मुझे बता दो, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कौन हुआ? जिसका रिडक्शन हुआ वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट हो गया, और जिसका ऑक्सीडेशन हुआ वो रिड्यूसिंग एजेंट हो गया। बात समझ में आ गई? सबको क्लियर? वेरी गुड, वेरी गुड। तो जनरली आपको जो क्वेश्चंस मिलेंगे उसमें आपको ऑक्सीजन या हाइड्रोजन दिख रही होगी, तो आप उसी के बेसिस पे ये सारे आंसर्स कर सकते हैं। एक और देख लो चलो जल्दी से, H2S plus I2 that gives you 2Hi plus सल्फर। चलो एक ही इक्वेशन और आ गई। हाइड्रोजन सल्फाइड और आयोडीन की रिएक्शन आपने कराई है, यहां पे आपको हाइड्रोजन आयोडाइड और सल्फर मिला है। ठीक है, बिल्कुल। तो आपको मुझे बताना है कि ऑक्सीडेशन किसका हो रहा है और रिडक्शन किसका हो रहा है। ठीक है, रेफरेंस किसका लेंगे भाई? यहां ऑक्सीजन नहीं है तो यहां हाइड्रोजन का ले लो, हाइड्रोजन का उसका अपोजिट हो जाता है। ठीक है, ओके, बिल्कुल बिल्कुल। देखिए कितने बड़े आंसर आ रहे हैं आप लोगों के, बिल्कुल सही बात है। तो हमेशा बात होगी इनके टर्म्स में बेटा। H2S, H2S से आपका बन रहा है ये। ठीक है, तो हाइड्रोजन का रिमूवल है, हाइड्रोजन का रिमूवल है, तो ऑक्सीडेशन हुआ H2S का। ठीक है, और I2 में हाइड्रोजन ऐड हो गई, तो रिडक्शन हुआ I2 का। देख लीजिए सबके आंसर ये आए, काफी लोगों ने मुझे भेज दिए। बिल्कुल सही बात, बिल्कुल सही बात। ठीक है, तो जिसका ऑक्सीडेशन होगा वो क्या हो जाएगा, रिड्यूसिंग एजेंट, और जिसका रिडक्शन होगा वो हो जाएगा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। अब मेरे ख्याल से बहुत सारे हो गए, किसी को अब कोई डाउट नहीं रहा होगा। ठीक है, अच्छा चलिए, अब देखिए थोड़ा सा क्वेश्चन को ना डिफरेंट वे में पूछ लेते हैं। हाँ, अब वो स्टेटमेंट आपको दूंगा, आपको बताना है कि ट्रू है या फॉल्स है। ठीक, एक रिएक्शन दे रहा हूं और उस पर बेस कुछ लाइनें लिखूंगा। ठीक है, स्टेटमेंट लिख देंगे। तो एक, चलिए
एग्जाम्पल लिखेगा। हमारी इक्वेशन है 2Pb प्लस कार्बन। अच्छा 2PbO कर लो। 2PbO प्लस कार्बन गिव्स यू 2Pb प्लस CO2। ओके ठीक है, ये हमारी रिएक्शन है। अब मेरा पहला स्टेटमेंट है lead is getting reduced, true or false? lead is getting reduced। लास्ट क्लास में बड़ी प्रॉब्लम आ रही थी कुछ बच्चों को इसमें सोचने में, ठीक है ना। तो मैं यहां पे लिख भी दे रहा हूं बेटा, ये रहा हमारा lead, ये हमारी कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है। इधर हमारे पास लेड ऑक्साइड है और कार्बन इस साइड है, रिएक्टेंट की साइड, ठीक। हाँ जी, ये मेरे पास कार्बन है और ये मेरे पास लेड ऑक्साइड है। मैंने आपको एक स्टेटमेंट दिया है लेड इज गेटिंग रिड्यूस्ड, ट्रू और फॉल्स? ट्रू और फॉल्स? अच्छा, मैंने लास्ट टाइम एक बात कही थी आप लोगों से, क्या कहा था? हमेशा जो आंसर देंगे या जो स्टेटमेंट देंगे वो किसके टर्म्स में देंगे? प्रोडक्ट्स के टर्म्स में या रिएक्टेंट के टर्म्स में? ऑक्सीडाइज या रिड्यूस कौन होता है? हाँ जी, ऑक्सीडाइज या रिड्यूस कौन होता है? रिएक्टेंट होता है या प्रोडक्ट होता है? जल्दी से ये बताओ। रिएक्टेंट होता है ना। तो यार ये मैं स्टेटमेंट किसके टर्म्स में दे रहा हूं? मैं किसकी बात कर रहा हूं? मैं लेड की बात कर रहा हूं। लेड कैसे? आगे कोई रिएक्शन हो, आगे कोई रिएक्शन हो, उसमें जाके लेड जो है कुछ चेंज करे तो बात समझ में आती है। इसमें तो वो प्रोडक्ट है, तो मैं लेड के टर्म्स में स्टेटमेंट कैसे दे सकता हूं? बात समझ में आई? इसका मतलब ये मेरा क्या हो गया बेटा? हाँ जी, फॉल्स स्टेटमेंट हो गया, ट्रू नहीं है। बात समझ में आ रही है? आराम से सोचिए, आराम से सोचिए। लेड ऑक्साइड का रिडक्शन हुआ, ये कहता तो ठीक था। बात समझ में आई? हाँ, स्टेटमेंट ये करेक्ट हो सकता है कि लेड ऑक्साइड रिड्यूस होके लेड बना, ये तो ठीक है, लेकिन लेड रिड्यूस थोड़ी हुआ। क्लियर? अच्छा जी, बिल्कुल सही। अब देखो एक और स्टेटमेंट दे रहा हूं। कार्बन डाइऑक्साइड इज गेटिंग ऑक्सीडाइज्ड। अब सबका आंसर सही आना चाहिए, अब सबका आंसर सही आना चाहिए। कार्बन डाइऑक्साइड इज गेटिंग ऑक्सीडाइज्ड। कौन ऑक्सीडाइज हो रहा है? कार्बन ऑक्सीडाइज हो रहा है यार, कार्बन डाइऑक्साइड थोड़ी है। फिर से देखो, कार्बन डाइऑक्साइड किस साइड है? कार्बन डाइऑक्साइड तो प्रोडक्ट की साइड है, तो स्टेटमेंट हमारा हमेशा रिएक्टेंट्स के टर्म्स में होगा। बात समझ में आ गई? तो बिल्कुल ये भी हमारा फॉल्स स्टेटमेंट हो गया। ठीक है, इस टाइप के क्वेश्चंस मिलते हैं यहाँ पे। जनरली ऐसा नहीं कि कॉन्सेप्ट नहीं आता, कॉन्सेप्ट तो आता है, लेकिन वो टर्म लिखना कैसे, प्रेजेंट कैसे करना, वहां गड़बड़ हो जाती है। ठीक है, ओके। अब देखिएगा, अब अगर मैं आपसे कहूं कार्बन इज गेटिंग ऑक्सीडाइज, ट्रू है फॉल्स है? बिल्कुल, देखिए सबके आंसर आ गए। आप सबको समझ में आ गया कि ये ट्रू है, क्योंकि ये किसके टर्म्स में बात हो रही है? रिएक्टेंट टर्म्स में बात हो रही है। तो ऑक्सीडाइज या रिड्यूस जो भी होगा वो रिएक्टेंट ही तो होगा या प्रोडक्ट बन गया। उसके बाद हम क्या कहेंगे उसके बारे में? वो तो रिजल्ट मिला, या तो ऑक्सीडाइज होके मिला या रिड्यूस होके मिला, लेकिन ऑक्सीडाइज और रिड्यूस तो कोई और हुए। समझ में आया? हाँ, आप देखिए मैं ऊपर हर जगह लिख रहा था दिस थिंग ऑक्सीडाइजेस टू दिस। आपने कितना गौर किया मुझे नहीं पता, बट हर रिएक्शन में मैं आपको ऊपर लिख के समझा रहा था। ठीक है, बिल्कुल। एक क्वेश्चन ऐसा आ जाए तो फिर उसके बाद सारे चीजें क्रिस्टल क्लियर हो जाती है कि हम ऊपर क्यों लिख रहे थे।
ठीक है, वेरी गुड। अब अगर मैं आपसे कहूं लेड ऑक्साइड इज, जल्दीबाजी मत करना, गेटिंग ऑक्सीडाइज्ड, ये बताओ ट्रू है या नहीं है? बहुत ध्यान से। क्यों फॉल्स है? क्यों फॉल्स है? फॉल्स तो लिख दिया आपने, क्यों फॉल्स है? वो तो रिएक्टेंट है। बिल्कुल सही बात भाई, उसमें से ऑक्सीडेट, तो यहां तो इसी कॉन्सेप्ट पे गड़बड़ हो गई। ठीक है ना, ऑक्सीजन के एडिशन बेसिक को थोड़ी भूल जाओगे, खाली रिएक्टेंट को थोड़ी दिखना है, तो बिल्कुल सही बात है, ये फॉल्स हो गया। चलो एक ट्रू और लिख लेते हैं, लिख लीजिए, लेड ऑक्साइड इज गेटिंग रिड्यूस्ड। अब बता दो। यस, वेरी गुड। तो अब ये ट्रू आ गया। तो अब मेरे ख्याल से सभी को हर तरह की घूमी फिरी चीज समझ में आ गई होगी। ठीक है, चलिए जी, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। अब एक छोटा सा टॉपिक और इसमें बचा हुआ है, इसको भी जल्दी से कर लेते हैं, और उसे कहते हैं, बेटा लिख लीजिएगा, कोरोजन। एक्चुअल में ये होता है इफेक्ट ऑफ ऑक्सीडेशन, या रिडॉक्स रिएक्शन भी लिख सकते हैं, ऑक्सीडेशन रिएक्शन इन डेली लाइफ। इसमें आपका सबसे कॉमन एग्जांपल जो है वो लिया जाता है, हाँ जी, ये मैंने आपको बोला कोरोजन, जानते हैं कोरोजन? हाँ, मेटल को अगर आप इन्वायरमेंट में छोड़ देंगे तो धीरे धीरे वो मेटल खत्म होने लगता है। सारे नहीं, सबसे ज्यादा आपने देखा होगा आयरन के साथ ऐसा होता है। तो थोड़ा सा मॉइस्चर मिला और ऑक्सीजन मिली तो आयरन खत्म, गायब हो जाएगा। ठीक है, हाँ, तो कहा जाता है कि उसको खाया जा रहा है। और सेकंड एग्जांपल है बेटा रेंसिडिटी ऑफ फूड, अभी बात करेंगे इसकी। तो सबसे पहली हेडिंग डाल लीजिए कोरोजन। दो एग्जांपल आपके उसमें हैं, तो पहली है कोरोजन। ठीक है, कोरोजन होता क्या है, तो डेफिनेशन लिख लेते हैं। कोरोजन इज द प्रोसेस, कोरोजन इज द प्रोसेस इन विच metal is eaten up gradually by, क्या लिखे, the action of air and moisture, वाटर भी लिख सकते हैं, मॉइस्चर, और अ केमिकल, कोई केमिकल के साथ भी हो सकता है, ऑन देयर सरफेस, तो सरफेस पे अटैक होता है। ठीक है, इसको कोरोजन कहा जाता है। और सबसे बढ़िया जो इसका एग्जाम्पल है, एग्जाम्पल ले रहे हैं रस्टिंग ऑफ आयरन, रस्टिंग ऑफ आयरन। ठीक, हाँ, इसकी अगर आप इक्वेशन लिखना चाहें तो मैं आपको इक्वेशन इसकी लिखा देता हूं। ये इक्वेशन आपकी होती है Fe के साथ ऑक्सीजन प्लस वाटर। चलिए मैं बैलेंस इक्वेशन ही आपको दे दूं, ये 4Fe3O2, और यहाँ पे X, ये थोड़ा सा समझने वाली चीज है बेटा, अभी बता रहा हूं क्या है। और ये आपका बनाता है 2Fe2O3, Fe2O3 XH2O। हाँ जी, ये आयरन का ऑक्साइड बना, साथ में वाटर के कुछ मॉलिक्यूल्स आप कह सकते हैं उसके साथ अटैच हो गए। ठीक है, हाँ, दिस एक्स इज नॉट फिक्स्ड, एक्स इज नॉट फिक्स्ड, ये एक्स कितना भी हो सकता है, डिपेंड करता है, कुछ फिक्स नहीं है इसका कि कितना 1 होगा, 2 होगा या 3 होगा। बिल्कुल बिल्कुल, तो इसको नोट कर लीजिए, फिर आगे बात करते हैं।
ओके, ठीक है। अब ये जो आपके पास यहाँ पे साइड में आपको दिख रहा है, ये है आपका, इसको लिख लीजिए हाइड्रेटेड आयरन ऑक्साइड। हाइड्रेटेड आयरन ऑक्साइड कहा जाता है इसे। आयरन ऑक्साइड तो दिख ही रहा है आपको, ठीक है। हाँ जी, हाइड्रेटेड आयरन ऑक्साइड। अब इसमें भाई कंडीशंस क्या हैं, बहुत ध्यान रखिएगा। कंडीशंस फॉर रस्टिंग। अब कई बार होता है, दिमाग में आता है सर वहां पे रस्टिंग होती है, यहां पे नहीं होती। कोई कहता है मेरे यहां तो नहीं होती। अब बहुत सारे रीजंस हो सकते हैं, जरा देखते हैं कि क्या क्या कंडीशंस चाहिए। एक तो बेटा नंबर 1 जो आपकी चाहिए वो है प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, और ये जनरली आपको एयर से मिल जाती है, ठीक है। तो एयर में एक्सपोज होना चाहिए। दूसरा है प्रेजेंस ऑफ मॉइस्चर, प्रेजेंस ऑफ मॉइस्चर, ठीक है। इसका मतलब एयर आपकी मॉइस्ट होनी चाहिए, ठीक। लेकिन ध्यान रखिएगा ये दोनों चीजें कंपलसरी हैं। एक भी चीज अगर नहीं हुई, अगर खाली एयर है, ड्राई एयर है, तो रस्टिंग नहीं हुई। अगर पानी के अंदर डाल दिया आपने और वहां एयर ऑक्सीजन नहीं मिल रही है, ठीक, तो भी रस्टिंग नहीं होगी। ये बड़ी इंटरेस्टिंग सी चीज है, दोनों का होना जरूरी है। तो अगर आपने पानी में ऐसे करके एक आयरन रॉड डाल दी है, वाटर में डाली हुई है आपने, ठीक है, और यहाँ पे आपको वाटर दिखा देते हैं, ये आपका वाटर रहा ऐसे। तो भाई यहाँ पे आपके पास एयर भी है, वाटर भी है, जो जो चीजें चाहिए वो सब मिल रही हैं, बढ़िया से रस्टिंग होती रहेगी, क्लियर। लेकिन अगर आपने इसी को, मान लीजिए ये रॉड है आपकी, हम यहां पर ओके वाटर कंटेनर ले रहे हैं एक, ठीक है, मैं कंटेनर भी बना देता हूं, ये लीजिए कंटेनर बना दिया मैंने। और इस कंटेनर में हमने क्या किया है, इसके ऊपर हमने एक ऑयल की लेयर डाल दिया। ये ऑयल क्या करेगा, ये एयर को अंदर नहीं जाने देगा, तो ऑक्सीजन नहीं मिल पाएगी, थोड़ी बहुत मिलेगी बट ज्यादा नहीं होगी, ठीक है। और कंटिन्यूस चाहिए, ये चीज आपको कंटिन्यूस चाहिए, तो इस केस में कोई रस्टिंग नहीं होगी। समझ में आया, ये आपकी ऑयल की लेयर है, ये प्रिवेंट करेगी, ठीक है। बिल्कुल, तो सबसे ज्यादा जो हमारे यहाँ यूज होता है ना वो आयरन होता है, और आयरन ही अगर जो है कोरोड करने लगे तो बहुत नुकसान हो जाता है। आपने देखा होगा आपकी कार में जो पीसेस हैं, या आपकी साइकिल है, बाईसाइकिल जिससे आप कहते हैं, आपकी मोटरसाइकिल है, उसमें आयरन के पार्ट्स होते हैं, ठीक है। ओके, तो अब बात ये आती है कि भाई अगर ये सब करोड़ होने लग गया, अब आजकल तो वैसे भी बरसात आने वाली है, तो भाई बाहर गाड़ी खड़ी हुई है, बारिश भी होगी, हवा तो मिलेगी मिलेगी, बोले सर सब बर्बाद हो गया, ठीक है। तो बात ये आई कि भाई फिर प्रिवेंशन कैसे किया जाए, तो लिख लीजिएगा प्रिवेंशन टेक्निक्स क्या है, ठीक है। तो सबसे पहली जो टेक्निक है नंबर 1, वो है बेटा आपकी पेंटिंग। पेंट कर दीजिए, तो आपने देखा है कि भाई कार वार में बढ़िया सा पेंट पेंट कर दिया जाता है ना। ओके, मैं यहां पे लिख दे रहा हूं, नंबर 1 इज प्रिवेंशन में पेंटिंग, ठीक है। आप पेंट कर दीजिए, तो पेंट क्या करता है, एक लेयर फॉर्म करता है जो एयर को आयरन के साथ कांटेक्ट में नहीं आने देते, और सिमिलरली मॉइस्चर को भी, फाइन। चलिए जी, सेकंड है बाय अप्लाइंग ग्रीस और ऑयल।
ये आपने देखा होगा कई बार कहीं पे रस वगैरह अगर हो जाए ना, कई बार लॉक वगैरह होते हैं बाहर रखे रहते हैं, तो उस पर अगर कहीं हो जाए तो मम्मी कहती है कि भाई थोड़ा सा उसमें जो है ना तेल डाल दो, ऑयल डाल दो। यस, तो ऑयल और ग्रीजिंग भी क्या करती है, जो एयर के साथ कांटेक्ट हो रहा होता है उसको अवॉइड करने लगती है, तो वो आयरन तक नहीं पहुंच पाता। ओके, एक और चीज देखते हैं। फिर होता है आपका बाय गैल्वेनाइजेशन। ये टर्म हो सकता है आपके लिए नया हो, किसी को पता है व्हाट इज गैल्वेनाइजेशन? गैल्वेनाइजेशन, यस, किसी ने पढ़ा हुआ शायद। हाँ जी, क्या होता है जल्दी बताइए। वेरी गुड बेटा। यस, एक पतली सी लेयर जिंक की। यस यस यस, गैल्वेनाइजेशन मींस प्रोसेस ऑफ डिपॉजिटिंग थिन लेयर ऑफ जिंक। क्या बात है, ठीक है। तो अच्छा, एक इंटरेस्टिंग चीज अगर आपको याद हो, जिंक ज्यादा रिएक्टिव या आयरन? मेटल की रिएक्टिविटी सीरीज याद करो। जिंक ज्यादा रिएक्टिव, वेरी गुड। तो भाई फिर जिंक क्यों करोड नहीं करेगा? हाँ, फिर तो जिंक को भी रिएक्ट करना चाहिए ना, जिंक को ज्यादा रिएक्ट करना चाहिए, फिर उसकी कोटिंग क्यों करते होंगे, सोचिए। चलिए बताते हैं। देखिए होता क्या है कि मान लीजिए मेरे पास एक आयरन रॉड मान लेते हैं इसे, ठीक है, वैसे ग्रे कलर की होगी बट अभी मैंने ऐसे बना दी तो ये मान लीजिएगा। अच्छा, इसके ऊपर मैंने जो है ये जो लेयर दिख रही है ना आपको, एक्चुअल में मैंने आपको एक साइड से दिखाई बट ये एक्चुअली पूरे उस पर ऐसे लेयरिंग की होगी मैंने। फाइन, ये मैंने जिंक की लेयर बना दी। फाइन, ये क्या करती है, ये बड़ी तेजी के साथ रिएक्ट करती है ऑक्सीजन से, लेकिन जब ये रिएक्ट करती है तो आपका बनता है जिंक ऑक्साइड, ठीक है। और जिंक ऑक्साइड एक ऐसी हार्ड लेयर है जिसमें से एयर फर्दर अंदर नहीं जा पाती। बहुत ध्यान से समझना। आपने रस्टिंग देखी है, आयरन ऑक्साइड को देखा है रस्टिंग, ठीक है। चलिए मैं दिखा देता हूं, मैं बताता हूं। आयरन ऑक्साइड में क्या होता है, आयरन ऑक्साइड जब बनता है ना बेटा, तो इस आयरन ऑक्साइड में इस तरह से क्रैक्स होते हैं, आपने देखे होंगे। इन क्रैक्स के थ्रू मॉइस्चर और एयर अंदर जाती चले जाती है। बट जब आप इसका गैल्वेनाइजेशन करते हैं तो ऊपर इतनी हार्ड लेयर बनती है कि उसमें से कुछ भी अंदर नहीं जा पाता। तो ये एक लेयर फॉर्म हो जाती है जिसमें कोई क्रैक नहीं होता। हाँ बिल्कुल, ऐसे बहुत सारी चीजें हैं जिनमें इस तरह की कॉन्सेप्ट्स यूज किए जाते हैं, अभी आगे बात करेंगे। आप लोगों ने, कितने लोगों ने आयरन पिलर के बारे में सुना हुआ है? हाँ जी, कुतुब मीनार के पास गए हैं, मेहरौली। हाँ जी, बिल्कुल बिल्कुल, वहां पर एक आयरन पिलर है, ठीक है। कोई बता सकता है? ओके, देखा भी है, बिल्कुल सही देखा होगा भाई आपने। तो उस पर रस्टिंग है क्या? ये देखिए, बिल्कुल सही, 6000 kg का है, बिल्कुल सही कहा आपने। अप्रोक्सीमेट 6000 नहीं, 2000 kg, 6000 पाउंड होगा बेटा। हाँ हाँ, चेक कीजिएगा, 2000 kg के आसपास होना चाहिए। मैं इसलिए बता रहा हूं कि मेरा जो है रिसर्च थी 94 में, मैंने जो है हमारे प्रोफेसर थे जब हम कानपुर में थे, डॉक्टर बाला, यस, बहुत ही रिनोन्ड मेटलर्जिस्ट, अब तो नहीं है, कैंसर से डेथ हो गई थी उनकी, बट उनके अंडर में हमें प्रोजेक्ट मिला था और मेरी खुशकिस्मती थी कि मेरे को जो है यही प्रोजेक्ट मिला था। तो वहां से कुछ पीसेस आए हुए थे, बहुत छोटा सा पार्ट था हमारा। बाद में उन्होंने ये डिस्कवर किया था कि भाई क्यों जो है वो कोरोजन नहीं होता उस आयरन पिलर में।
वहां पर बेटा यूज किया गया है फास्फोरस को। और ये फास्फोरस वही काम करता जो मैं आपसे कह रहा था कि क्रैक्स नहीं बनने देता। तो ये फर्दर को एक लेयर बना देता है। और उन्होंने बकायदा इसके 3 इयर्स कंटिन्यूसली 3 इयर्स तक वो जब भी दिल्ली जाते थे एक पर्टिकुलर एरिया की फोटो लेते थे, और उस फोटो को उन्होंने 3 इयर्स तक कंटिन्यूसली जो है मॉनिटर किया, 2 महीना 3 महीना जब भी वो दिल्ली गए होंगे, और वो उस पर जो है काफी उन्होंने रिसर्च की थी। तो तब उन्होंने देखा कि किस तरह से ग्रेजुअल चेंजेस होते हैं, 2 से 3 इयर्स लगते हैं वो लेयर डेवलप होने में, और उसके बाद वो फर्दर कोरोजन नहीं होने देती। इसीलिए वो रफली 1500-1600 ईयर्स तो हो गए। पहले एक आ जाता है कि वो कहीं और था, बाद में दिल्ली में लाके रखा गया। कितना सही कितना झूठ मैं अभी उस पर नहीं जा रहा हूँ, मुझे बहुत ज्यादा नॉलेज भी नहीं, टू बी वेरी फ्रैंक। ठीक है, हाँ, जो हिस्ट्री जितनी मैंने पढ़ी थी उसके हिसाब से गुप्ता डायनेस्टीज के टाइम पे वो बना था, और उसमें जो यूज किया गया था वो थी रियल मेटलर्जी। उन्हें पता था कि हम क्या एलॉय बना रहे हैं, बहुत सारे सॉल्ट्स लिए गए होंगे, उनकी लेयरिंग की गई होगी जिससे फर्दर कोरोजन ना हो। तो उसमें टाइम लगता है, लेकिन अभी भी है, आप उसको क्लीन कीजिए, क्लीन करने पे वो बाहर की लेयर रिमूव हो जाती है, फिर कोरोजन स्टार्ट होता है, लेकिन एक एक्सटर्नल लेयर बनती है और उसके बाद वो फर्दर कोरोजन को रोक देती है, जो नॉर्मल केसेस में नहीं होता। ठीक है, तो एक ही ये केस आपका हो गया। ओके, तो हमने क्या बात की, गैल्वेनाइजेशन की बात कर ली। नेक्स्ट पॉइंट लिखिएगा, नेक्स्ट पॉइंट लिखिएगा। ओके, मैं इसको रिमूव कर दूं। टिन प्लेटिंग, टिन प्लेटिंग। हाँ जी, टिन प्लेटिंग कौन सा नंबर है ये? मेरी कुछ स्क्रीन में प्रॉब्लम आ गई बेटा। 4th नंबर होगा शायद, 4th होगा ना, देखिए 4th है, टिन प्लेटिंग। ठीक है, ओके। देन एक और होती है क्रोमियम प्लेटिंग। अब ये दोनों आपने कहां सुने, नाम पता है? टिन प्लेटिंग तो आपकी होती है जो आपके खाने के टिफिन बॉक्सेस होते हैं ना, हाँ, टिफिन बॉक्सेस में टिन प्लेटिंग की जाती है। क्यों की जाती है? बिकॉज टिन जो है वो नॉन पॉइजनस होता है, और आपका जो खाना है उसको बढ़िया रखता है। ठीक, क्रोमियम प्लेटिंग जो है, फिर से वही फाइन लेयर बनाई जाती है, जैसे गैल्वेनाइजेशन होता है वो जिंक के साथ है, ये क्रोमियम के साथ है। ठीक है, ये जनरली आपने देखा होगा वो टैप्स होते हैं ना, नल, हाँ जी, चमकते हुए। ठीक है, उसके अलावा आपकी जो बाइसाइकिल होगी उसके हैंडल होंगे, वो शाइन कर रहे होते हैं, नई नई जब आती है तो बड़े चमक रहे होते हैं, और काफी टाइम तक चमकते रहते हैं, है ना? ओके, इसके अलावा कार में जो फ्रंट में शाइन होता है ना, बिल्कुल सिल्वर कलर का, या और क्रोमियम प्लेटिंग ही कहते हैं उसको, ठीक है ना, चमचमाता हुआ जो दिखता है आपको, वो भी वही है। तो आयरन का जो बम्पर आपका होता है उसके ऊपर वो क्रोमियम प्लेटिंग कर दी जाती है। ओके, इसके अलावा आप एलॉय, ये मैंने भी आपको बताया था कि आप एलॉय बना सकते हैं। ठीक है, एलॉय में जनरली जो सबसे ज्यादा इसमें यूज में आता है वो है स्टेनलेस स्टील। और इसमें ध्यान रखिएगा, इसमें आपके क्रोमियम एंड निकल ऐड किए जाते हैं फेरस के साथ, आयरन के साथ ये दोनों चीजें ऐड कर दी जाती है। ठीक है, यस, तो ये आपकी हो गई किसकी, आयरन का कोरोजन। कोरोजन और मटेरियल का भी होता है, जैसे आप देखेंगे एल्यूमिनियम। एल्यूमिनियम आपने देखा होगा कभी, नया अगर एल्यूमिनियम का कोई बॉक्स हो या आपके कोई बर्तन हो, उसको आप देखें तो उसमें बहुत बढ़िया शाइन होती है।
लेकिन कुछ ही दिनों में वो शाइन बड़ी डल सी हो जाती है, ऐसा लगता है पुराना हो गया, पता नहीं कितना। वो पुराना कब होता है? जब वो एयर के साथ एक्सपोज होगा। आया समझ में? तो वो जो मॉइस्ट एयर है उसके साथ वो बिल्कुल ऑक्साइड बना लेता है, और ऑक्साइड जो है वो शाइन नहीं करता। ठीक है, बट मजेदार बात यहां पे भी वही है कि एल्यूमिनियम ऑक्साइड जो है, एल्यूमिनियम ऑक्साइड वो प्रिवेंट करता है, एल्यूमिनियम ऑक्साइड प्रिवेंट फर्दर कोरोजन। ये ध्यान रखिएगा बेटा। इस पे क्वेश्चन क्या मिलता है? वो मटेरियल जो कोरोजन, मतलब वो मेटल जो कोरोजन रेजिस्टेंट। अब जनरली सबके दिमाग में क्या आता है कि एल्यूमिनियम का तो कोरोजन सर ने बताया था, वो कैसे हो सकता है? नहीं बेटा, कोरोजन इसका होता है लेकिन बिल्कुल एक्सटर्नल लेयर पे होता है। ठीक है, बिल्कुल ये शाइन अपनी खोता है, लेकिन ऐसा नहीं कि मटेरियल गायब हो जाएगा। नहीं, एल्यूमिनियम के बर्तन सालों साल चलेंगे। वो बात अलग है कि बाद में ये थ्योरीज आई कि एल्यूमिनियम में खाना नहीं खाना है, वो अलग इश्यूज है, बट उस पर मैं अभी नहीं जा रहा हूं। ठीक है, बट हाँ, अगर आपके पास कोई बॉक्स है तो वो बहुत टाइम तक चलेगा, वो खत्म नहीं होगा। आयरन का बॉक्स होगा, वो पेंट वेंट नहीं करेंगे तो बेकार हो जाएगा। हाँ, कुछ दिनों बाद पता भी नहीं चलेगा कि आयरन का बॉक्स था कि नहीं था, वो पपड़ी बन के जो है इधर उधर गिर चुका होगा। ठीक, चलिए। तो ऐसा नहीं कि कोरोजन हमेशा खराब या नेगेटिव लिया जाए, कोरोजन जो है वो पॉजिटिव भी है। यहां देखिए पॉजिटिव हो गया, कोरोजन हुआ, इसने जो है क्या किया, प्रोटेक्टिव लेयर बना दी है। ठीक है, बिल्कुल इसी तरह से बात होती है कॉपर की। कॉपर भी कॉपर ऑक्साइड बनाता है। हाँ, आपको पता है सबको, कॉपर ऑक्साइड की रिएक्शन मैंने आपको लिखाई है कॉपर और ऑक्सीजन के साथ, तो कॉपर ऑक्साइड। लेकिन अब धीरे धीरे क्या होता है कि ये CO2 के साथ, ये एयर में CO2 भी होती है, इसके साथ और मॉइस्चर के साथ रिएक्ट करता है, और ये आपका बना देता है, इसको लिख लीजिएगा बेटा, बहुत इंपॉर्टेंट है, CuCO3 CuOH होल ट्वाइस। ये है मिक्सचर ऑफ कॉपर कार्बोनेट, कॉपर कार्बोनेट एंड कॉपर हाइड्रोक्साइड। बिल्कुल सही, कॉपर हाइड्रोक्साइड। कभी भी वो कॉपर का आपने बर्तन रखा हो, उसमें कभी पानी रखें, कहीं पर छोड़ दें, कुछ दिनों के बाद तो ग्रीन ग्रीन सा हो जाता है। कितने लोगों ने ये देखा है? ग्रीन कोटिंग आ जाती है। नहीं है तो अगर मम्मी के पास वो बॉक्स है तो निकाल के रखिएगा। आजकल तो वैसे भी थोड़ा सा मॉइस्चर है ही, 2-3 दिन में या 4 दिन में या 1 वीक में आपको जो है वो दिखने लगेगा। थोड़ा स्लो होता है, बहुत फास्ट प्रोसेस नहीं है, स्लो है, लेकिन हाँ, वो ग्रीन कलर की, कॉपर में ग्रीन कलर की कोटिंग होती है। समझ में आएगा? ओके। और ये जो होता है ना, ये बेसिक होता है बेटा, अभी ये आगे पढ़ेंगे एसिड बेस सॉल्ट वाला, ये बेसिक नेचर का होता है। इसको क्लीन करने के लिए आप इसे एसिड से वॉश कर देते हैं, डाइल्यूट एसिड से। डाइल्यूट एसिड क्लीनिंग हो जाती है इसकी। तो डाइल्यूट एसिड से इसको क्लीन कर दीजिए, ये जितने आपका CuCO3 CuOH वोल्टाइज बना है, ये सब डिसॉल्व हो जाएगा डाइल्यूट एसिड में। ठीक है, अच्छा, इसके अलावा एक और मेटल है और वो है सिल्वर। कितने लोगों ने देखा सिल्वर में कोरोजन? अच्छा, एक मजेदार बात आपको बताऊं, सिल्वर होता है नॉन रिएक्टिव। सिल्वर, गोल्ड, प्लेटिनम, ये हमने आपको बताया था, ठीक है ना। सिल्वर जो है वो नॉन रिएक्टिव होता है, मतलब बहुत ही स्लो रिएक्शन है इसका। मजेदार बात ये है, ठीक है। लेकिन होता क्या है कि जब ये ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करता करता बहुत स्लो करता है, लेकिन कुछ दिनों के बाद ये क्या बना देता है? एक चीज का ध्यान रखिएगा, सिल्वर जो है, सिल्वर में होती है शाइन। ठीक है, और सिल्वर को अगर आप ओपन छोड़ देंगे तो कुछ दिन के बाद इसकी शाइन जो है वो गायब हो जाती है, डल हो जाता है, और ये आपका बनता, इसको कहते हैं टार्निश्ड। टार्निश टर्म सुना है? टार्निश्ड,
डल हो जाना, उसकी शाइन जो है वो निकल जाना, ठीक है। तो ये जो टार्निश आता है ये किसकी वजह से आता है, ये ध्यान रखिएगा, ये सिल्वर रिएक्ट करता है H2S के साथ और ये बनाएगा Ag2S। समझ में आया? बिल्कुल सही बात, आपकी नॉन रिएक्टिव है लेकिन ये बहुत स्लोली इसके साथ रिएक्ट करता है, ठीक है। और जब ये Ag2S बनाता है तो ये आपका होता है ब्लैक कलर का बेटा। तो सिल्वर को अगर आप बहुत दिनों तक रखे रहे, जैसे आपको कभी मेडल वेडल मिलता ना, अगर वो बढ़िया सिल्वर का ही है, प्रॉपर सिल्वर का है, सिल्वर मेडल जिसे आप कहते हैं, तो कुछ दिनों के बाद वो काला हो जाता है। या कभी आप चेन वगैरह पहने हो तो कुछ टाइम के बाद वो ब्लैक सी हो जाती है। फिर आप उसको क्लीन करते हैं, धोते हैं, साफ करते हैं, बढ़िया से एकदम शाइन करने लगती है, फिर से वही अपना जो सिल्वर कलर होता है उसका, ठीक है ना, यस, मेटालिक ग्रेइश कलर जो है सिल्वर का वो आ जाता है। तो ये हमने बहुत सारे मेटल्स के कोरोजन को पढ़ लिया। इसके अलावा बेटा दो हैं, गोल्ड एंड प्लेटिनम। हाँ, इनमें कोई ऐसी चीज आप नहीं देखेंगे। तो ये आपके हाईली कोरोजन रेजिस्टिव कह सकते हैं। गोल्ड और प्लेटिनम, सिल्वर भी करता है थोड़ा थोड़ा, एल्युमिनियम भी करता है थोड़ा थोड़ा, ठीक है। हाँ, कॉपर में तो दिखाई दिया आपको, ग्रीन लेयर बनेगी, तो ये चीज है। और एक चीज मैंने आपसे और कहा था रेंसिडिटी के बारे में, रेंसिडिटी। अब ये क्या होता है, तो कभी आपने पूरी वगैरह है ना, गरम गरम तो बड़ी अच्छी लगती है, और सुबह की पूरी ऐसे खुले में रख दो और शाम को खाओ, कई बार उसमें से वो अजीब सा टेस्ट और एक अजीब सी स्मेल आती है, ओके, उसी को कहते हैं रेंसिडिटी। तो लैंग्वेज में अगर लिखना चाहें तो लिख लीजिए, व्हेन फैट्स एंड ऑयल present in food get oxidized by oxygen present in air, it produces unpleasant smell, unpleasant smell and taste। हाँ, ये आप ना चिप्स वगैरह खाते होंगे, वैसे तो चिप्स बचते ही नहीं, खुलता है, खत्म हो जाता है, होता भी थोड़ा सा ही है। बट अगर आप कभी चिप्स को रख दे, मान लीजिए कभी आप कहीं कारवार में जा रहे हैं, चिप्स रख दीजिए, वो पैकेट खुला रह गया आपका, तो बाद में वो टेस्ट नहीं आता, कोई खाए उसको तो वो अजीब सा लगता है, फिर वो मजा नहीं आता। जब खुलता है उस समय बड़ा वो क्रंची भी होगा, सारी चीजें उसमें होंगी, उसका टेस्ट भी बिल्कुल डिफरेंट होगा। बट अगर आपने उसे एयर में ओपन रख दिया तो फिर वो टेस्ट नहीं आएगा। तो वो टेस्ट क्यों नहीं आता है, इसी रेंसिडिटी की वजह से। समझ में आया? तो अब बात ये कि भाई खाने की चीज है तो प्रिवेंशन क्या हो, तो प्रिवेंशन जो है वो एक तो है आप एडिंग एंटीऑक्सीडेंट्स, एंटीऑक्सीडेंट्स नाम सुना है, एंटीऑक्सीडेंट्स। ओके, इसमें दो जो कॉमनली यूज होते हैं वो है BHA, लिख लीजिए अभी से, BHA। हाँ, ये इसे कहते हैं ब्यूटिलेटेड, ब्यूटिलेटेड हाइड्रोक्सी। हाँ, स्पेलिंग लिख लीजिए, BUTYLATED, ब्यूटिलेटेड हाइड्रोक्सी एनिजोल। और दूसरा है आपका BHT। पहला टर्म तो वही है, ब्यूटिलेटेड हाइड्रोक्सी, टी से है टोलुइन। हाँ, ये ऑर्गेनिक केमिस्ट्री जब पढ़ेंगे वहां ये सब चीजें आएंगी, ठीक है। अभी नोट कर लीजिए, बस बाद में बताएंगे इसके बारे में आपको ज्यादा डिटेल में। सेकंड जो है
पैक्ड फूड, वो आपने देखा होगा ना, जो आपके चिप्स के पैकेट होते हैं वो बड़े फ्लफी से रहते हैं, ठीक है। पैकेट फूड और पैक्ड फूड इज सराउंडेड बाय एन अनरिएक्टिव गैस, और जनरली इसके लिए जो यूज की जाती है वो होती है नाइट्रोजन, ठीक है। तो नाइट्रोजन गैस में प्रिजर्व किया जाता है आपका ये सब जो तली भुनी चीजें जो होती है ना, जिनमें फैट होता है, इनको सेव करने के लिए। तो इसीलिए वो पैकेट आपके फूले हुए होते हैं, जिसमें से हवा निकल गई है, हवा नहीं मतलब गैस निकल गई आपकी नाइट्रोजन की, वो टेस्ट होगा ही नहीं उसमें, वो गड़बड़ होगा, तो उसको लेना भी नहीं चाहिए। तो जो वो टाइट है बिल्कुल, उसी को लेना है आपको, ठीक है। ओके, इसके अलावा आप इन्हें एयर टाइट बॉक्स में, आपने देखा होगा ना मम्मी के पास वो पैक होते हैं जिसमें वो एयर टाइट करने के लिए कुछ ऑप्शन होता है, हाँ, तो एयर टाइट कंटेनर्स आजकल बहुत चल रहे हैं। एयर टाइट कंटेनर्स में आप उनको रख दीजिए तो वो ऑक्सीडाइज नहीं होंगे और सेव रहेंगे। इसके अलावा एक ऑप्शन और है, ये जनरली जो आपका खाना बन गया तो उसको आप जो है रेफ्रिजरेटर में रखते हैं। कीपिंग फूड इन रेफ्रिजरेटर, तो रेफ्रिजरेटर में क्या होता होगा भाई? एक्चुअली आपको पता है रेफ्रिजरेटर में टेम्परेचर जो है वो रिड्यूस हो जाता है बेटा, काफी कम कर देते हैं आप टेम्परेचर, अंदर ठंडा रहता है ना, तो वो जो ठंडा होता है वो क्या करता है कि वो ऑक्सीडेशन जो है उसकी रेट को रिड्यूस कर देता है, बहुत स्लो कर देता है, तो ऑक्सीडाइज नहीं हो पाते। बिल्कुल, तो इसीलिए कहते हैं कि वो खाना खुले में मचोड़े उठा के फ्रिज में डाल दीजिए। फ्रिज में वो क्या करेगा, वो ऑक्सीडेशन रेट को रिड्यूस कर देता है, बहुत स्लो हो जाता है। जनरली इसीलिए जाड़ों में भी खाना कम खराब होता है, क्योंकि टेम्परेचर डाउन होता है, टेम्परेचर डाउन होने की वजह से ऑक्सीडेशन उतना फास्ट नहीं होता, बहुत स्लो हो जाता है, ठीक है। तो ये हमारा चैप्टर जो है ये आज कंप्लीट।